अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। गुज़श्ता रोज़ पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी वजूहात का हवाला देते हुए बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ किसी भी किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। 15 रोज़ तक ये कहा गया कि सिक्योरिटी वजूहात की वजह से इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं हो पाएगी। 5 जेलों को कहा गया कि सिक्योरिटी थ्रेट है और ये बड़ा सीरियस थ्रेट है। चंद रोज़ पहले अडियाला जेल के हवाले से ये बताया गया कि 3 दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए, उनको पकड़ लिया गया, उनके पास नक्शे मौजूद थे, उनके पास वेपन्स मौजूद थे और वो जेल को टारगेट करना चाहते थे। अब इसी बुनियाद के ऊपर ये कहा गया कि 15 दिन तक कोई मुलाकात नहीं हो पाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंस कर रही है कि इसमें कोई फाउल प्ले किया जा रहा है, क्योंकि ये वो वक्त है जिस वक्त कमेटियों की तश्कील हो रही है, सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात और फिर सेनेट के इंतखाबात होने हैं। इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसने वफाक के साथ ताउन और दीगर मामलात पर अहम मशावरत करनी है बानी PTI के साथ। तो ये PTI का मौक़िफ़ है कि इन मुलाकातों पर पाबंदी का मकसद ये है कि पार्टी की लीडरशिप और पार्टी की जो जेल से बाहर लीडरशिप है उसके दरमियान राब्ते को मुनक़ता किया जाए। इसी दौरान हमने देखा कि आज वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने एक संगीन इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान जेल में बैठकर पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने की मनसूबाबंदी करें। और फिर बहुत सारे ऐसे ट्विटर अकाउंट्स जो कि अनऑफिशियली हुकूमत की तर्जुमानी का काम करते हैं, वो एक ओपिनियन पेडल करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस तमाम मामले को बुनियाद बनाकर इमरान खान साहब से मुलाकातों पर मुस्तकिल पाबंदी आयद भी की जा सकती है। अता तारड़ साहब जो हैं, आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि GSP+ स्टेटस और IMF के साथ जो पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है उसको डैमेज करने की मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ की तरफ से क्या कहा अता तारड़ साहब ने, ज़रा सुनिए। तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बहुत मकरू कदम लिया गया है यूरोपियन यूनियन को अप्रोच करने का। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस वापस लिया जाए क्योंकि इमरान खान साहब को कैद में सहूलियात नहीं दी जा रही। IMF को खत लिखने की जो इनकी कोशिश थी, पाकिस्तान को प्रोग्राम देने जा रहा है, ये ना दिया जाए और ये मुआहदा पाकिस्तान के साथ ना किया जाए। चेयरमैन PTI की कोशिश ये थी कि ये मुल्क खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर जाए और फिर बानी चेयरमैन PTI ये कह सके कि देखें, मैं कहता था मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, इन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट कर दिया। ये तो अल्लाह ताला का करम है कि शहबाज शरीफ साहब ने जाती दिलचस्पी लेके IMF के साथ मुज़ाकरात किया और IMF के मुआहदा तय किया तो मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। देखिए, ट्विटर चल रहा है, ट्विटर पे ट्वीट्स भी चल रहे हैं। बंदिश का कोई नोटिफिकेशन है तो आप मेरे इल्म में ले आए, उस पर फिर बातचीत कर लेते हैं। अब आपस की बात है कि नोटिफिकेशन भी कोई नहीं है और ट्विटर की सर्विस भी नहीं है। अता तारड़ साहब, मेरे पास जो ट्विटर मौजूद है मेरे एप्लीकेशन के ऊपर काम नहीं कर रहा। शायद मेरे साथ जो है वो कोई ख़ास किस्म की ज़्यादती की जा रही है। अलबत्ता हमने बहुत सारे लोगों से चेक किया, अता तारड़ साहब अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। पाकिस्तान में एक्स की, ट्विटर की सर्विसेज जो हैं वो काम नहीं कर रही। चंद मिनट्स के लिए आती है सर्विस, फिर गायब हो जाती है। एक ऐसा वक्त जिस वक्त पूरी दुनिया में सोशल मीडिया मार्केट का बूम है, हमारा पड़ोसी मुल्क अरबों डॉलर का शेयर इस पर जो है वो इकट्ठा कर रहा है और जो 2028 तक की प्रोजेक्शंस हैं उसके मुताबिक पूरी दुनिया में सोशल मीडिया मार्केट 2230 अरब डॉलर्स की होगी। और अगर पाकिस्तान अपनी आबादी यानी कि जो दुनिया की आबादी का 3% बनता है उसके हिसाब से भी शेयर हासिल करने में कामयाब हो जाए तो ये 70 अरब डॉलर की खतीर रकम बनती है 2028 तक। एक ऐसा वक्त जब पाकिस्तान 4, 6, 5, 2 अरब डॉलर के लिए बकौल साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ IMF के सामने नाक से लकीरें निकालने पर मजबूर है। तो इतनी बड़ी मार्केट को किस तरीके से इस पर सरफ नज़र किया जा सकता है, ये वो तमाम सवालात हैं। और इस दौरान हमने देखा कि बहुत सी डाइवर्जेंसेस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान, लेकिन क्या कोई पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस भी हो सकता है? क्या कोई ऐसा नुक्ता भी हो सकता है कि जिस पर इनके दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप, एक इफेक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो जाए? गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर अली ज़फ़र, उन्होंने 3 शराइत सामने रखी कि अगर इन 3 शराइत पर अमल दरामद कर लिया जाए तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मईशत, सेहत, सिक्योरिटी और तालीम के शोबे में मफामत हो सकती है। उनकी जो 3 शराइत हैं, बुनियादी तौर पर उन्होंने ये कहा कि जो 10 हल्के हैं 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के, उनको खोला जाए, उनका ऑडिट किया जाए, ख़वातीन कैदियों को रिहा किया जाए और इसके अलावा एहतजाज की इजाज़त दी जाए। कितनी काबिल अमल हैं और क्या जवाबात हैं इन तमाम मामलात के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? उसके लिए मुझे ज्वाइन करें जनाब रऊफ़ हसन साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सर, अब
आपकी जो ये शराइत सामने आई उसके ऊपर हुकूमत के लोग कहते हैं इट्स अ नॉन स्टार्टर, कैसे 10 हल्के खोलें? देखिए, अली साहब से मेरी बात भी हुई थी। जिस तरीके में, जिस बंद गली में इस वक्त उन्होंने पीटीआई को धकेला हुआ है, बल्कि पिछले अभी नहीं, मेरा ख्याल है तकरीबन 2 साल से अमूमी तौर के ऊपर और 9 मई से खसूसी तौर के ऊपर, वहाँ तो कोई बातचीत का कोई पॉसिबिलिटी जो मौजूद नहीं है हुकूमत के साथ, क्योंकि ये किसी फस्ताई रियासत का किया ज़रा लगता है, किसी जमहूरियत का, ये जमहूरी हुकूमत का ये अमल नहीं हो सकता जो ये सारे इन्होंने इक़दामात किए हैं पिछले तकरीबन 2 साल के अरसे में। अली ज़फ़र साहब ने एक अमूमी तौर के ऊपर वो गुफ्तगू कर रहे थे, तो वो उन्होंने ये कहा था कि कम से कम अगर ये चीज़ें की जाएँ तो फिर पॉसिबिलिटी देखी जा सकती है कि हम आगे हुकूमत के साथ कोई बातचीत या इस किस्म की और दरवाज़ा जो खुल सकता है तो उसके बारे में सोचा जा सकता है। ये पार्टी का स्टांस नहीं है, ये पार्टी की पोजीशन नहीं है, ये पार्टी का नैरेटिव नहीं है। ये अली साहब का, लेकिन ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो सकता है कि जिसकी बुनियाद पर कोई रास्ता खुले बातचीत का। जी, बैरिस्टर अली साहब फील करते हैं कि जी ऐसा हो सकता है। शायद पार्टी में और भी आपको कुछ लोग मिल जाएं जो ऐसा सोचते हों, लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है और जिस तरीके से पीटीआई के साथ डील किया जा रहा है, जिस जुल्म और जबर का लगातार जो बरसाव जो उसकी बरसात जो हमारे ऊपर बरस रही है लगातार, उस माहौल में, उन हालात में तो मेरा ख्याल है कि कोई किसी किस्म का कोई चांस जब आप हल्के खोलने की बात करते हैं, जब आप ये कहते हैं कि ऑडिट कर लिया जाए, हमारे पास फॉर्म 45 है, हमारे पास रसीदें हैं, तो कौन से 10 हल्के आपके जहन में आते हैं कि कौन से 10 हल्के खोल? वो कोई 10 खोल दें, हम दे देंगे 10। अगर वो चाहेंगे तो हम 10 उनको हल्के बता देंगे। अगर वो 10 हल्के बताना चाहते हैं तो वो बता दीजिए। हमारे पास हैं तकरीबन 81-82 हल्के हैं इस वक्त, जहाँ की हमें पता है कि हमारा मैंडेट लूटा गया, हमारा मैंडेट चोरी किया गया। तो हम उनमें से 10 आपका एतराज़, आप सियालकोट का ख्वाजा आसिफ का हल्का खोलिए, लाहौर से आप नवाज शरीफ का हल्का खोलिए, तो खोलिए। ये इससे बड़े हल्के कौन से हो सकते हैं? उनकी अपनी मरीम नवाज का हल्का खोलिए, आप शहबाज शरीफ का हल्का खोलिए। आप, मैं लाहौर से ही आपको गिनवा देता हूँ 5-6, आप सारे ये खोलिए। ये सब हारे हुए इलेक्शन, सब हारे हुए इलेक्शन। मेरे चैलेंज है हुकूमत को कि किसी भी इंडिपेंडेंट कोर्ट ऑफ लॉ में लेके चले जाइए। हम अपना केस प्रेजेंट करते हैं, ये अपना केस प्रेजेंट करें और देख लीजिए कि कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो क्या डिसाइड करती है। मुझे चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोर्ट नहीं चाहिए। हमें पता है कि उसका क्या मकसद है, उस कोर्ट का क्या मकसद बन चुका हुआ है, उसके अंडर हिज ट्यूटरशिप किसी भी इंडिपेंडेंट कोर्ट को जैसे। तो आपको तो मशवरा दिया जा रहा है, आप फॉर्म 45 लहरा रहे हैं, हमने व्हाट्सएप पे भी देखे हैं, हमने इंटरनेट पर भी देखे हैं, आपने अपलोड भी किए हैं और बहुत आगाज़ में ही आ गए थे। फिर आप लोगों के जो फॉर्म 45 हैं उनको फिर हमने देखा कि कुछ कैंडिडेट्स ने जो उसी हल्के से लड़ रहे थे, मसलन इस्लामाबाद में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने वेरीफाई किया, कहीं पर जमात इस्लामी और कहीं पर टीएलपी के कैंडिडेट्स ने वेरीफाई किया कि पीटीआई ने जो फॉर्म 45 दिखाए वो दुरुस्त हैं। लेकिन मशवरा ये दिया गया है आपको कि इन फॉर्म 45 में छोले खाएं। साईं, वो तो हम सुन चुके हैं और उस पर अमल करना हमारे बस में नहीं है। हमने तो जद्दोजहद अपनी जारी रखनी है, हमने रिवर्स करवाना है इसको। अब क्या रह गया इनके पास? अभी इन्होंने जो कुछ हर जबर और हर फस्तायत का मुजाहरा इन्होंने कर लिया, अब क्या करना है? मुझे पकड़ के उल्टा लटका के क्या गोली मार देंगे? मार दें। मेरी सारी पार्टी जो है वो भी, उनके सारे अफराद यही सोचते हैं, मार दें। यही करना चाहते हैं, कर दें। झूठ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, फ्रॉड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, रात के अंधेरे में मैंडेट लूटा गया है जो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। पीटीआई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, हम लड़ेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लड़ेंगे। वो कहते हैं कि फोरम पे जाके लड़ें, वो कहते हैं कि फोरम्स मौजूद हैं, वहां लड़ें। वहां भी जा रहे हैं। सड़कों पर आए तो मरीम नवाज साहिबा का मैसेज है कि आई विल बी रुथलेस। ईसा साहब, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मरीम नवाज होती कौन है हमें रोकने वाली? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उसका कि हमें पीसफुल प्रोटेस्ट से वो रोके? कौन है वो? उसके पास कोई स्पेशल पावर्स है जो उसने अपने 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 ऊपर अपनी जात को दी है? कहां से ली है उसने वो पावर्स? आई एम सॉरी, हद से बढ़ती जा रही है ना ये सारी बात। क्या करना चाहते हैं आप लोग? खुल के कह दें कि हम करना चाहते हैं, हमें अपने आप को पेश कर देते हैं, कर दीजिए। मारना चाहते हैं, मार दें। जुर्म के साथ, लूट के साथ,
और जो मैंडेट लूटा गया उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे इरिस्पेक्टिव। मरियम नवाज ने जो करना कर ले, और मरियम नवाज के हवारी जो उन्होंने भी जो करना कर ले। वो क्या हम इस पे ये समझें कि आने वाले दिनों में कोई एक, जिस तरह माजी में तहरीक इंसाफ ने 4 हल्के खोलने के मुतालबे पर 126 दिन धरना किया, लॉन्ग मार्च की आप कॉल देते रहे, माजी में आपने इस तरह की कॉल्स दी, अडयाला जेल के हवाले से कुछ अनऑफिशियली चीज़ें चल रही हैं कि ईद से पहले पहले अडयाला जेल का रुख करने का फैसला किया जा सकता है, इज़ दैट करेक्ट? देखिए, हम 3 महाजों के ऊपर इस वक्त अपनी जद्दोजहद जारी रखी हुई है। इससे सब एक हमारा है पार्लियामेंट के अंदर, हम लोग बैठे हुए हैं, हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, हमारा बहुत एक रॉबस्ट रोल है। फिर लीगल महाज के ऊपर हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हम जो भी फोरम हमारे पास अवेलेबल है हम वहाँ जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का फोरम हो, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव नो फेथ इन द इलेक्शन कमीशन और द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हम फिर भी जा रहे हैं। ट्राइब्यूनल्स हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हम वो जा रहे हैं। तीसरा, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ये हक दिया है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हमने वो उसका आगाज़ कर दिया है। इसका रुख क्या बनता है, क्या लेता है ये रुख, ये डिपेंड करता है कि रियासत का एटीट्यूड हमारे साथ क्या है। अगर वो वही करेगी जो कि मरियम नवाज ने पिछले संडे को किया है तो फिर वायलेंस हो सकती है, मगर उनको ये हक नहीं है कि वो हमें पीसफुल प्रोटेस्ट से रोकें। किस किताब से है, किस किताब में लिखा है, किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, किस बुक ऑफ लॉ में लिखा हुआ है, वो मुझे बता दें, हम नहीं एहतजाज करेंगे। और अगर हमें हक है, आज तक 2 साल के अरसे में हमने जब भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं भी पूरे पाकिस्तान में एहतजाज कॉल के ऊपर हमने को जलसा जुलूस करने की कोशिश की, हमें एक दफ़ा भी इजाज़त नहीं मिली। दिस इज़ माई क्लेम, वी डोंट इवन हैव वन परमिशन टू स्टेज पीसफुल प्रोटेस्ट। तो रियासत का जो एटीट्यूड है वो फस्तायत वाला है, वो जुल्म और जबर से भरपूर है, और इस किस्म के एटीट्यूड को आप किस तरीके से कन्फ्रंट करेंगे? रऊफ साहब, रियासत का और हुकूमत का मौक़िफ़ मैंने आगाज़ में आपको सुनवाया कि तारड़ साहब कह रहे हैं कि हम आपके साथ कैसे कोई नरमी से पेश आएँ, आप तो मुल्क की मईशत को तबाह कर रहे हैं। GSP प्लस स्टेटस पाकिस्तान ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम $2 अरब से बढ़कर $8 अरब यूरोज़ तक जो है वो अपनी तजारत बढ़ाई है यूरोपीय यूनियन के साथ स्टेटस की वजह से। तो आप ये चाहते हैं कि वो वापस ले लिया जाए? मैं उनको लीगल नोटिस जो है, मेरा अभी ऑलरेडी डिस्कस हुआ है, हमने अपने लॉयर्स के साथ डिस्कस किया, हम उनको लीगल नोटिस भेज रहे हैं। तारड़ साहब, आपने नहीं ऐसा झूठ, फ्रॉड, बेहुदा गुफ्तगू की है उस शख्स ने। आज आपने GSP प्लस स्टेटस को कुछ नहीं लिखा, बिल्कुल ना सोचा तक नहीं है, हमारे जहनों में भी ये चीज़ नहीं आई है। ये सिर्फ एक गंदा जहन सोच सकता है, सॉरी प्लीज फॉरगिव माय सेइंग सो, आलूदा जहन ये चीज़ें सोच सकता है। और इनमें से हर शख्स का जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं उनका गंदा और आलूदा जहन है। बट लेटर इनके जहनों में स्वाय इसके और कुछ नहीं होता। एक IMF को लेटर लिखा गया। IMF को लेटर मैंने लिखा था जी, और मैंने उसको ओन किया था, मैंने उसके बारे में प्रेशर निकाला था, मैंने लिखा है, और वो पढ़ लीजिए, आपने पढ़ा होगा, आई एम श्योर यू मस्ट हैव रेड द लेटर। हमने उसका पैराग्राफ नंबर 2 में कहा है कि इस लेटर का मकसद पाकिस्तान के लिए IMF की फंडिंग जो है वो रुकवाना हरगिज़ नहीं है। ये हमने पैराग्राफ नंबर 2 में क्लैरिफाई किया। उसके बाद आप बाकी का लेटर पढ़ लीजिए, हमने उसमें भी वही बात की है जो आप कर रहे हैं इस वक्त, कि जी ऑडिट करवाया जाए, ये हमारा हक है, हम ऑडिट क्लेम कर सकते हैं। हुकूमत नहीं बात मान रही, इलेक्शन कमीशन नहीं बात मान रही, कोर्ट्स नहीं मान रही, कहाँ जाएं? वहाँ भी हमने फंडिंग रुकवाने की बात नहीं की है। आप लेटर मेरे पास नहीं है, मैं आपको भेज दूंगा, बैठ के आपके साथ मैं पूरा लेटर एक उसकी लाइन जो है वो डिस्कस कर सकता हूँ। 7 जुलाई 2023 इमरान खान से एस्थर पेरेस एंड नेथन पोर्टर आप लोगों की एक ऑनलाइन और फिज़िकल मीटिंग हुई, और वो शॉर्ट टर्म बायलैटरल अरेंजमेंट के लिए थी $3 अरब, जिसकी आखिरी किस्त नेगोशिएट करने के लिए आज IMF टीम पहुंच रही है। उस वक्त अगर शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट के लिए खान साहब से मुलाकात की थी, तो क्या लॉन्ग टर्म प्रोग्राम के लिए भी मुलाकात PTI के साथ या खान साहब के साथ होगी? इन दैट केस इफ़ दैट मीटिंग हैपन्स, आप लोग जो माजी में आपने किया जुलाई में, आप उसी तरह एग्री करेंगे या इस मरतबा मामला डिफरेंट होगा? पहली जब मीटिंग हुई थी इस हिसाब से, उसका आपने जिक्र किया जो कि बनी उधर लाहौर में हुई थी, ज़मान पार्क में हुई थी, उसमें हमने उनसे कहा था कि ये कंडीशनल है ऑन फ्री एंड होल्डिंग अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। उस वक्त तक इलेक्शंस नहीं हुए थे, वो आप पढ़ लीजिए। एस्थर गई थी और पोर्टर साहब गए थे वहाँ, और भी थे उनके 2-3 लोग और भी थे। वो कंडीशनल था ऑन दी होल्डिंग अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हमने एक्सटेंड किया था उनको। सेकंड जो था रिपीट था, यही मीटिंग फिजिकल मीटिंग नहीं हुई थी, बातचीत हुई थी,
और वो भी था कि जी ऑन दी होल्डिंग ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस द कंट्री। हालात अब बदल चुके हुए हैं। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होल्ड किए गए, बल्कि वो एक कहते हैं ना धांधली नहीं धांधला किया गया। रात के अंधेरे में आपने पूरे का पूरा जो है ना जो मैंडेट है वो चुरा लिए। सो लाजमी बात है कि उसके बाद हमने अपना स्टांस लेना था, जो कि उस लेटर के थ्रू हमने एक्सप्रेस किया है, जिसका और उसमें हमने क्लेम डिमांड की है उनसे कि आप ऑडिट करवाएं 30% सीट्स का। और हमने कहा है कि बाहर किसी लोग को आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो उन्होंने इस किस्म के ख्यालात का इजहार किया है, फाफन है और भी हैं। हमने कहा था ये लोग कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्तों में ये ऑडिट करवा सकते हैं। अगर ये लोग चोर नहीं हैं, अगर ये लोग डाकू नहीं हैं, अगर इन्होंने इलेक्शन नहीं लूटा, अगर इन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी नहीं किया, तो क्या खौफ है इनको? क्यों डरते हैं? क्यों नवाज शरीफ का नहीं खोलते? ये हल्का खोलें, शहबाज शरीफ का खोलें, मरियम नवाज का खोलें, ख्वाजा आसिफ का खोलें, क्यों नहीं खोलते? क्या खौफ है इनको? किस चीज से डरते हैं? क्योंकि इन्होंने चोरी की हुई है। ये चोर हैं, ये चोरों का टोला है जो इस वक्त मुल्क के ऊपर विराजमान किया गया है। अब वक्त ये आ गया, देखिए हुकूमत तो बन गई है, वफाकी काबीना बन गई है, खोल दे, चले 4 खोल दे। उन्होंने करना है लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट IMF के साथ, हमें एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में जाना है। और बात ये चल रही है इस वक्त के शायद बहुत बड़ा प्रोग्राम और एक तवील मुद्दती कुछ 6 साल 7 साल का प्रोग्राम जो है वो होगा। प्रिसाइज क्वेश्चन इज़ कि इस मर्तबा इन शराइत के साथ एग्री करेंगे अगर मुलाकात होती है, या बस एग्री करेंगे? उसके बाद उस वक्त हमारे पास एक थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में हम इंटरेस्टेड थे। हर जमहूरी पार्टी, हर जमहूरी जो सोच होती है वो इंटरेस्टेड होती है कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, ताकि जो अवाम चाहते हैं जिसको वो वहाँ हो सके। सो तीसरा जो था, जहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए थे, उसमें हमने अपनी स्टेटमेंट जो है वो दे दी है कि जी आप इसका ऑडिट करवाइए। अब इसके बाद होता है, लाजमी बात है कि PTI कोई ऐसा स्टांस नहीं ले सकती जिससे रियासत को डैमेज हो। ये चीज़ तो एक मुकद्दम होनी चाहिए, सबको समझना चाहिए। अब इन हालात में, चेंज्ड हालात में हमारे पास क्या मनूवरेबिलिटी है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उसको सामने रख के आई थिंक पार्टी अपना फैसला करेगी कि हमने क्या पोजीशन अडॉप्ट करनी है। चंद ही दिन के बाद हम देखेंगे कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो दोस्त ममालिक का रुख कर रहे होंगे। वो सऊदी अरब जाएंगे, वो UAE जाएंगे, वो कतर जाएंगे, वो चाइना जाएंगे, और SIFC के फोरम के तहत बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट सीख करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट आती है जिस वक्त मुल्क में इस्तेहकाम हो। कोई भी शख्स आपके साथ कारोबार तब करेगा जब यहाँ पर सड़कों पर लोग सरापा एहतजाज नहीं होंगे, एक फंक्शनिंग पार्लियामेंट होगी, हुकूमत काम कर रही होगी। क्या हुकूमत को काम करने देंगे, या फिर ये इन्वेस्टमेंट भी हम भूल जाएं? हमारी पोजीशन बड़ी कंसिस्टेंट रही है इस मामले में, और यही हमने IMF में जो लेटर है उसमें भी लिखा है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ना हो। ये हमारी पोजीशन है, ये हमारी पोजीशन रहेगी, और इसको हम ड्रम करते रहेंगे, इसको हम बीट करते रहेंगे, इसमें हम चुप नहीं रहेंगे। इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने पर हमें होल्ड करने पड़ेंगे इस मुल्क में। हमें आवाम के मैंडेट के मुताबिक हुकूमत लानी पड़ेगी, फिर ही मुल्क आगे बढ़ सकता है, उसके बगैर नहीं बढ़ सकता। हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, PTI भी जितनी मर्जी कोशिश कर ले, नहीं बढ़ सकता। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर बने, खान साहब से मुलाकात की जेल में, उसके बाद काबीना अनाउंस की, बाहर निकले, उन्होंने कहा कि बतौर हुकूमत राब्ता कायम रखेंगे, लेकिन चोरों के साथ मफाहमत नहीं होगी। ना वो हल्फ बर्दारी में आए प्राइम मिनिस्टर की, ना वो हल्फ बर्दारी में आए सदर पाकिस्तान की। एक मीटिंग की उन्होंने काबीना की वहाँ पर, और जो उन्होंने ब्रीफिंग्स ली उनको बताया गया कि 1500 अरब से ज़ायद रकम वफाक के ज़िम्मे वाजिबुल अदा है। खैबर पख्तूनख्वा की आज मुलाकात होने जा रही है, बल्कि मुलाकात जो है हो चुकी है, और उस मुलाकात में इन 2 मामलात, एक चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तैनाती और इन 1500 अरब, एक वर्किंग रिलेशनशिप, एक इफ़ेक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप आइन और कानून के तहत होना चाहिए सूबे और मरकज़ के दरमियान। आपकी पार्टी जो मर्ज़ी काम करे, क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मरकज़ के ख़िलाफ़ सफ़रा हो सकती? ये इट्स अ 2-वे ट्रैफिक जी। प्रोविंशियल हुकूमत का वही होगा बिल्कुल जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है, वो बिल्कुल ही मेंटेड, और ये कि जी हम चाहेंगे कि वर्किंग रिलेशनशिप जो है ना वो कायम किया जाए, लेकिन उसका भी दारोमदार जो है वो रियासत जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके रवैये के ऊपर भी होता है। एक चीज़, एक ताली कभी एक हाथ से नहीं बजा सकती। अली अमीन गंडापुर जितना भी चाहे वो नहीं कर सकता। अली अमीन गंडापुर साहब नहीं आए प्रेसिडेंट साहब की वोट टेकिंग के ऊपर, एक और भी चीफ मिनिस्टर जो नहीं आए, वो मरियम नवाज़ भी नहीं आई थी। ठीक है, वो अली अमीन गंडापुर को सिंगल आउट किया जा रहा है, मेरा ख्याल है कि वो नहीं होना चाहिए। वजूहत हो सकती हैं,
गंडापुर साहब ने बायकॉट किया था और वो उस दिन लीड कर रहे थे एक रैली पेशावर में, जहां पर उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा किया और हमने उनको नहीं रोका। हमने उनको नहीं रोका, रोक सकते थे, नहीं रोका। ये फ़र्क है उनमें और हम में, PMLN में और PTI में। हमारी एक जमहूरी सोच है, अगर कोई पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहता है तो वो पेशावर में भी कर ले, हम नहीं उसको रोकेंगे। लेकिन हमारे प्रोटेस्ट को क्यों टॉलरेट नहीं किया जाता? क्योंकि चोर हैं ये लोग, चोर बैठे हुए हैं, इनके अंदर जो चोरी है, जो चोर है वो इनको तंग करता है। कोई वे आउट इन 3 शराइत के अलावा ऑफिशियली PTI का क्या स्टैंड है? मफाहमत हो सकती है, बातचीत टेबल के ऊपर बैठकर, PMLN, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें? देखिए, 3 जो जमातें हैं जिनका जिक्र आपने किया, तीनों का, PMLN है, पीपल्स पार्टी है और MQM है, ये मैंडेट चोरी करने वाली जमातें हैं। इनके साथ कैसे आप बैठ सकते हैं जबकि हमारा बेसिक स्टांस है कि मैंडेट रिस्टोर होना चाहिए? इनके खिलाफ तो हमारी जद्दोजहद है, हमारी लड़ाई है इनके खिलाफ। हाँ, आप कोई कॉमनैलिटी बता दें, वो कोई कॉमनैलिटी बता दें जिसके ऊपर बातचीत हो सकती है, तो हम तैयार होंगे। बताएं, इट्स योर कॉल, नॉट माइन। अब हमारे सियासत तो इनके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। बिल्कुल, ये मैंडेट चोरी करने वाली जमातें हैं। हम मैंडेट रिस्टोर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपोजिट एंड्स हैं, ऑपोजिट एंड्स हैं। ईसा साहब कैसे मिल सकते हैं? नेवर शैल द ट्वेन मीट। तो आप इस सारे मामले में आप कह रहे हैं कि आपका मैंडेट चोरी हुआ है, आपकी नज़र किस खिड़की की तरफ लगी हुई है कि ये जगह है जहाँ से हमें इंसाफ मिल सकता है? आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, हाई कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहे हैं, या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ आवाम तक देख रहे हैं। इन सब में से किसी की तरफ हम नहीं देख रहे। ये हमारी मजबूरियां हैं जो हम कर रहे हैं परसू। मैंने पहले अर्ज़ किया है कि हमारे पास जो ऑप्शन है एक्सरसाइज कर लेते हैं पार्लियामेंट के अंदर, लीगल फोरम्स के ऊपर। लेकिन आखिरी जो है, जो हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट का, पीसफुल एहतजाज का ऑप्शन है, जो कोर्ट, जो हमारा आइन हमें देता है, वो है हमारा, हम आवाम की तरफ देख रहे हैं। हमने उनका मैंडेट रिस्टोर करना है जो उसने PTI को दिया हुआ है। आवाम की तरफ देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। रऊफ़ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक के बाद पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पर दिगर गूं मुआशी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 8 फरवरी को पूरे मुल्क में आम इंतखाबात हुए। 34 दिन गुजर चुके। 34 दिन के बाद आप नज़र उठाकर देखते हैं तो हम शायद वहीं खड़े हैं जहां से हम चले थे। 8 फरवरी से पहले भी सियासी लड़ाई थी, अदम इस्तेहकाम था, और अभी भी कोई सूरत नज़र नहीं आ रही कि हमारी सियासी मुतहर्रिब क़ुव्वतों के दरमियान कोई मफाहमत हो सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 शराइत रखी हैं और वो शराइत ये हैं कि मफाहमत तो हो सकती है, हुकूमत के साथ ताउन हो सकता है, मईशत के मामले पर सिक्योरिटी, तालीम और सेहत के शोबों में मफाहमत और ताउन हो सकता है। उसके लिए 10 हल्के खोलना होंगे। जब हमसे पूछते हैं कि कौन से हल्कों की बात करें तो वो ज़्यादा इशारा करते हैं कि लाहौर के हल्के खोल दिए जाएं, सियालकोट का हल्का खोला जाए, नूर आलम खान का पेशावर का हल्का खोला जाए, इस्लामाबाद के जिस हल्के के ऊपर दिल करे नून लीग उंगली रखे और वो हल्का खोल ले। क्या ऐसा करना मुमकिन है? और एक लिमिटेड फिस्कल स्पेस के साथ मुस्लिम लीग नून क्या ऑफ़र कर सकती है पाकिस्तान के अवाम को और फिर अपने सियासी हरीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? इस मामले पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लाहौर से रहनुमा हैं शेख रुहेल असगर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, आपने सुना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि लाहौर के हल्के खोल लें, मियाँ साहब का हल्का खोल लें, ओन चौधरी का। क्या ऐसा करना मुमकिन है? आपने खुद भी लाहौर से इलेक्शन लड़ा, आप ये चाहते हैं कि आपका हल्का भी खुल जाए? आपका तो मार्जिन भी बहुत कम था। तो नहीं है यार, मेरा नाम भी तो होना चाहिए था इसमें कि वो हल्का भी खोल लें। पहले आप मेरे ही हल्का खोल लें तो फिर मेरा हाल में ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ये नहीं आप एग्री करते हैं कि हल्का खुले? क्या मजाक मामला है, क्या तमाशा है ये? कोई अजीब तमाशा है। पहले भी आपको याद होगा, पहले भी यही कुछ हुआ था कि जी इतने हल्के खोल दें तो फिर उसके बाद खुल जाएगा। जब खोले तो फिर शर्मिंदगी उठानी पड़ी इन लोगों को। अब भी ये क्या तमाशा थोड़ी है? मतलब आप पाकिस्तान की मदद करेंगे और उस पर शर्तें लगाएंगे।
आप आवाम को सहूलत देने के लिए भी शर्तों पे, ये किस किस्म की मोहब्बत है भाई जो शर्तों पे कायम है? और ये मुझे समझ नहीं आई कि ये किसी की जात पे आप तो कुछ नहीं करने जा रहे, ये तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए है, और उसमें भी आप अपनी मर्जी मसलत करना चाहते हैं। यानी आप सिर्फ ये चाहते हैं कि हुकूमत आपकी रहे तभी आप सब कुछ मानेंगे, और अगर हुकूमत आपकी नहीं है तो आप कुछ नहीं मानेंगे। यार कभी अपनी जात से उठ के भी देख सोच लीजिए। अब मैं वैसे गिला इनके साथ तो मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन गिला तो आवाम के साथ है जो वोट देते हैं। वो अगर बेहतर सोच समझ के फैसला करें तो फिर इस किस्म की बातें नहीं आएंगी। अब तो जो जिस किस्म की आप बातें सुन रहे हैं या आवाजें सुन रहे हैं, इससे तो मुझे लगता है कि आवाम का, मेरे ख्याल है इस जो सिस्टम है ना, या जो आपका ये जमहूरियत जमहूरी जमहूरी आप राग लापते हैं, मेरा इससे ही दिल उठ जाएगा उनका, और ये इंतहाई खतरनाक काम होगा पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए। लेकिन शेख साहब, तहरीक इंसाफ का तो इल्ज़ाम ही यही है कि अवाम ने सोच समझ के फैसला किया था। 70 अरब रुपए लगा इलेक्शन पर और 25 रुपए की बॉल पॉइंट से उस इलेक्शन का रिजल्ट तब्दील कर दिया गया। यार कहने से तब्दील तो नहीं होता ना। कह दिया, मैंने कह दिया, मैं यहाँ बैठ के कह दूं, आपके चैनल पे वो बैठ के ये कह दूंगा कि मेरा हल्का जो है उसको आप खोलें और मेरा जो रिजल्ट है उसको तब्दील कर दिया गया। ये कहने से तो नहीं होता। इसके लिए आपको को अपनी लॉजिक डालनी पड़ेगी, कोई आपको उसका कोई सबूत देना पड़ेगा। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं। माजी में भी हमने देखा कि पाकिस्तान में हमेशा जो भी इलेक्शन हारा उसने धांधली के इल्ज़ामात लगाए और इलेक्शन को ना तस्लीम करने का ऐलान किया। इस मरतबा एक बात मुख्तलिफ बहरहाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत सारे हलकों के मुकम्मल फॉर्म 45 जो उनके क्लेम के मुताबिक दुरुस्त हैं वो सामने रख रही है। आपको नहीं लगता है कि हुकूमत की साख को बेहतर बनाने के लिए, अपना हक हुक्मरानी जताने के लिए कुछ हल्के फॉर्म 45 आप भी सामने रख दें? मुझे आप ये बात बताएं कि इसके लिए मैंने हुकूमत ने क्या करना है? हुकूमत का तो इसमें कोई तल्लक ही नहीं है, कोई इसका लेना देना नहीं है। मैं हमेशा ये बात कह रहा हूँ, पर अरसे से ये बात दोहरा रहा हूँ कि आपके पास फोरम मौजूद है। आप समझते हैं कि जी आपको इलेक्शन कमीशन साफ नहीं मिलता, लेकिन जाना तो पड़ेगा आपको। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, आपको जाके अपनी बात बतानी पड़ेगी, अपनी बात सुनानी पड़ेगी। जो आप शोर मचा रहे हैं 45 फॉर्म के, वो आपको जाके वहां पे दिखाने पड़ेंगे। चलिए, वो आपकी बात नहीं सुनते, उसके बाद ट्रिब्यूनल में चले जाए। आप समझते कि ट्रिब्यूनल में जो है वो भी आपकी बात नहीं सुन रहे, तो आप हाई कोर्ट में चले जाए। हाई कोर्ट नहीं सुनेगा तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाए। लेकिन इसका एक तरीका है, ये कोई तरीका नहीं कि मैं यहाँ बैठ के अपना शोर मचाना शुरू कर दूं और ये कहना शुरू कर दूं कि मेरे साथ धांधली हो गई है, और इस धांधली का मैं सबूत भी कोई ना दूं। तो मेरे ख्याल में ये अब इस मजाज से हमें बाहर आ जाना चाहिए। नहीं, लेकिन शेख साहब, इस वक्त जो फिजा है अदम इस्तेहकाम की, वो तो बरकरार रहेगी। किसी एक हल्के से तो आप ये कर सकते हैं। नून लीग के भी हर जगह पर पोलिंग एजेंट्स मौजूद थे। फॉर्म 45 तो ये किसी सूरत मेरी बात लिख लीजिए आप अपने पास। आप 10 हल्के खोल देंगे, 10 हल्कों का जो जवाब मुस्बत आएगा, फिर उसके बाद फिर शोर मचाना शुरू हो जाएगा, जी 10 और खोल दें। या आप यही करते रहेंगे, ये मजाक जब होता रहेगा। मौलाना फजल मास्टर शोर मचा रहे हैं, धांधली हो गई। केपीके में कौन जीता है? पीटीआई। इसका मतलब पीटीआई ने धांधली कर दी वहां पे। अब यही चीजें देखने वाली होती हैं, इनको ऑब्जर्व करता है बंदा। एमकेएम कहता है हमारे साथ धांधली हो गई, पीपल्स पार्टी कहती है हमारे साथ धांधली हो गई। ये धांधली का शोर आप कब तक मचाते रहेंगे? क्यों नहीं आप अपनी वो जो फोरम है, जो जहां से आपको इंसाफ मिल सकता है, आप आ जाए। अब मुझे अगर फर्ज कीजिए, मुझे अगर इंसाफ लेना है, मुझे अपना हल्का खुलवाना है, मुझे अपनी गिनती करवानी है, तो मुझे इलेक्शन कमीशन में जाना होगा और मैं वहीं पे जाऊंगा। लेकिन मैं इस तरह तो नहीं कर सकता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं और उसको धुआंधार तकरीर करनी शुरू कर दूं, उससे फायदा क्या होगा? उससे हल्का तो नहीं खुलेगा, या उससे गिनती दोबारा तो नहीं होगी। उसके लिए मुझे अपने जो अदारे हैं उनके साथ जाना पड़ेगा, मुझे अपनी वो रिक्वेस्ट लेके। तो मेरा ख्याल है शायद मैं पुराने वक्त का आदमी हूँ, मेरी एथिक्स और हैं, आपकी एथिक्स और हैं। आप अपने शेख साहब, मेरे इसके ऊपर सिर्फ सवालात हैं, मेरे इसके ऊपर सिर्फ सवालात हैं। और सवाल ये भी है, जाहिर है कि तहरीक इंसाफ के कागज पूरे नहीं थे, तो जवाब भी बेहतर रहेगा। अगर सवाल ही बेहतर ना हो तो जवाब क्या बेहतर आएगा? जवाब भी इस तरह ही आएगा। बेहतर सवाल करने की कोशिश कर लेता हूँ, इजाजत दें। आप जो मर्जी कर लीजिए, मैं आपको वही तौर कर रहा हूँ।
कि मेरे ख्याल में आप जो भी सवाल करेंगे, आप इस सवाल को जरा थोड़ा सा मॉडिफाई करके यही सवाल उन लोगों के सामने रख दीजिए जो धांधली का शोर मचा रहे हैं। उनके सामने अगर रखेंगे तो वो बेहतर फोरम को देख लेंगे, वो बेहतर जगह को देख लेंगे। उनकी समझ, वैसे तो उनकी समझ में नहीं आएगी। शेख साहब, तहरीक इंसाफ चाबी नहीं पकड़ा देते। तहरीक इंसाफ अगर हमें लड़ाई बढ़ाती हुई नजर आ रही है तो मुस्लिम लीग नून भी लड़ाई कम करती हुई नजर नहीं आ रही। मतलब यानी कि जो मखसूस नशिस्तों का मामला है उनकी मेरी बात सुन लीजिए, मैं वैसे गुजारिश करता हूँ कि आप देखिए, आपकी जो ब्रॉटअप होता है ना, वो बड़ा मेरे ख्याल में उसका बहुत अमल दखल होता है आपकी जिंदगी, और जो आपकी थिंकिंग होती है, जो आपकी एजुकेशन होती है, उसका भी बहुत असर होता है। मैं उनको उनके खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं उनके हक की कोई हक तलफी नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ एक ऐसा रास्ता, जो बेहतर रास्ता है, जिससे मुल्क को बेहतरी हो सकती है, जिससे अवाम की बेहतरी हो सकती है। आप अपनी लड़ाई में लगे हुए हैं, आपको यह एहसास ही नहीं है कि अवाम किस कसम खुशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, आपको यह एहसास ही नहीं है कि पाकिस्तान किस नच पे पहुंचा हुआ है। तो इसको अगर आप ठीक करना चाहते हैं, पाकिस्तान को ठीक करना चाहते हैं, अवाम की हालत जार को ठीक करना चाहते हैं, तो फिर आपको अपनी जात से उठ के देखना पड़ेगा। तो शेख साहब, अगर हम बिल्कुल 100% उसी बात को दुरुस्त तस्लीम करें जो इलेक्शन कमीशन के आदाद शुमार है, 1,60,00,000 वोटर्स ने तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को वोट दिया, क्या उनके साथ ज्यादती नहीं है कि उनकी कोई खातून मखसूस नशिस्त के ऊपर ना आए? क्योंकि कम से कम निस्फ तो खवातीन होंगी जिन्होंने इसमें वोट डाला होगा तहरीक इंसाफ को, उनको भी तो नुमाइंदगी का हक है। या तो आप इलेक्शन कमीशन को आईनी इदारा माने और या ना माने। अगर आप नहीं मानते तो फिर आपकी ये जज्बाती तकरीर को 100% वो नंबर दे दूंगा, 100 में से 100 नंबर दे दूंगा। अगर आप इलेक्शन कमीशन को आईनी इदारा मानते हैं, अगर आप आइन को मानते हैं, तो फिर आप मुझे आइन पढ़ के दिखा दीजिए, मुझे कुछ शिक दिखा दीजिए कि आप अपनी नशिस्तों के तकाजा भी नहीं करते और आपको नशिस्तें अलॉट कर दी जाए। ये पता नहीं कोई अजीब सा तमाशा है। आर्टिकल 17 आईन पाकिस्तान बुनियादी हकूक के बारे में बात करता है। वो ये कहता है कि मुझे, अगर आप कोट करने दें, मैं बाय बुक बात करता हूँ कि आप मुझे ये बात बता दीजिए, क्या मुझे अपने राइट्स का इल्म नहीं है? क्या मुझे ये नहीं पता कि आने वाले वक्त में मुझे क्या करना है? सर, आपने आइन का हवाला मांगा, मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं आइन का हवाला रख देता हूं। आइन का आर्टिकल 8 ये कहता है कि जो बुनियादी हकूक़ का चैप्टर है उसमें बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम इस मुल्क में कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। और फिर आर्टिकल 17 जो कि बुनियादी हकूक़ का एक आर्टिकल है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की बात करता है कि कोई भी शख्स जो रियासत पाकिस्तान का मुलाजिम नहीं है वो पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म भी कर सकता है, ज्वाइन भी कर सकता है। और अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करना है तो उसका तरीकाकार यह है कि वफाकी हुकूमत एक रेफरेंस भेजेगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 15 दिन में उस पर फैसला करेगी, इलेक्शन कमीशन उसको नोटिफाई करेगा। प्रैक्टिकली इस वक्त एक सियासी जमात को पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से मिटा दिया गया है, बैन कर दिया गया है, ना वो बल्ले के निशान के ऊपर लड़ी। ये आइन का हवाला ही दे रहा हूं सर। अपनी सारी गुफ्तगू को, आप अपनी इस सारी गुफ्तगू को जो आर्टिकल आपने बयान फरमा दिए हैं, बाद में सुन लीजिएगा, आप बताइएगा कि इसका इनके साथ क्या ताल्लुक, मुझे जरूर बताइएगा। एक पार्टी प्रैक्टिकली एक पार्टी जो है वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप से वाइप आउट हुई है। जिस जमात में उन्होंने जाके अपना शमूलियत इख्तियार की, उस जमात ने बिफोर टाइम अपने लिए नशिस्तों का तकाजा ही नहीं किया, कोई लिस्ट ही पेश नहीं की। यही आर्टिकल 8 है जिसका मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा कानून नहीं बन सकता जिसके तहत बुनियादी हकूक से महरूम किया जा सके। बहरहाल एक लंबी डिबेट है, आई होप कि आप जब भी इस्लामाबाद चक्कर लगाएंगे, आई विल हैव यू इन माय स्टूडियो। कसम खाई हुई है, मैं इसके ऊपर लंबी डिबेट करूंगा जब आप इस्लामाबाद आएंगे, इंशाल्लाह आपको स्टूडियो में दावत देंगे यहाँ पर, क्योंकि आज वक्त लंबी डिबेट मैंने तो आपका हल निकाल दिया कि आपका तल्लुक कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ से है, क्योंकि ना आपने समझ नहीं है, ना आपने सर आप बिल्कुल ये कह सकते हैं। थोड़ी देर पहले जब तहरीक इंसाफ के लोग आते हैं वो भी यही कहते हैं कि आपका ताल्लुक कहीं ना कहीं रियासती इदारों से या नून लीग से।
शायद मैं आपके सामने हथियार ही डाल सकता हूँ, बस इतना मेरे में दिमाग नहीं है। चले, वी बोथ एग्री टू डिसएग्री, वी बोथ एग्री टू डिसएग्री, और इस डिबेट को किसी और दिन के लिए उठा रखते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो होंगे पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस हवाले से किस कदर परेशान होने की या ना परेशान होने की जरूरत है, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद अब हुकूमत कायम हो गई है। एक नए वज़ीर ख़जाना है जिनका बहुत सारे लोगों ने शायद पहले नाम नहीं सुना था, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब। उन्होंने पाकिस्तान की मुआशी कश्ती का चार्ज संभाल लिया है जो नाव हिचकोले खा रही है। पाकिस्तान के साथ मुआशी महाज पर क्या होने लगा है, IMF के साथ जो SBA की आखिरी किस्त है और फिर एक लॉन्ग टर्म पाकिस्तान का EFF जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है वो मिल पाएगी या नहीं, और जो इल्ज़ाम वफाकी हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ पर लगाया जा रहा है कि वो GSP प्लस स्टेटस जो है वो पाकिस्तान का वापस लेने के लिए साजिशें कर रही है। क्या ऐसा करना किसी सियासी जमात के लिए मुमकिन भी है या नहीं, इन मामलात पर बात करने के लिए मुझे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार ख़ासतौर पर जो मईशत के मामलात हैं उनको बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं, रिपोर्ट करते हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ से उनका ताल्लुक़ है। शहबाज राना साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। राना साहब, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हों, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ हों, नवाज़ शरीफ हों, आजकल जो हम स्टेटमेंट सुन रहे हैं वो एक बड़े वेग अंदाज में ये ज़रूर कहते हुए नज़र आ रहे हैं, कॉमनैलिटी मौजूद है कि 2024 एक मुश्किल मुआशी साल होगा। अब कोई भी शख्स पाकिस्तान में जब ये बात सुनता है अपनी अपनी उसकी डेफिनेशंस होती हैं कि इसका मतलब क्या है मुश्किल मुआशी साल का। तो ये 2024 किस किस्म का मुश्किल मुआशी साल होगा, क्या तैयारी रखनी चाहिए लोगों को? देखिए, लोगों का तो अगर बात करें तो सूरत कुछ ऐसी है, वो 2024 की बात नहीं है। 2013 से या उससे भी आप पीछे चले जाए, 2008 से जब IMF के प्रोग्राम चल रहे हैं तो किसी ना किसी तरीके से लोगों की मुश्किलात जो है वो बढ़ रही हैं। जब भी IMF का नया प्रोग्राम आता है तो बिजली की कीमतों में इजाफा होता है, गैस की कीमतों में इजाफा होता है, टैक्सेस के जो बोझ हैं वो बढ़ जाते हैं, उसके साथ महंगाई का एक तूफान आता है, आपकी जो करेंसी है उसकी जो है वो डिवैल्यूएशन हो जाती है, शरह सूद में इजाफा हो जाता है। ये वो सारे सर्कमस्टांसेस हैं, शराइत हैं जहाँ पे कोई भी जो इकोनॉमी है उसका ग्रो करना मुमकिन नहीं रहता एक बेहतर अंदाज में, और एक घराना है उसको उसका घर का जो बजट चलाना घर वाले के लिए वो मुश्किल हो जाता है। ये उसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि जिस तरीके से पहले IMF के प्रोग्राम का एक बोझ पड़ा, आपने देखा कि एक साल के अंदर गैस की कीमतों में 3 दफा इजाफा हुआ है। इसी तरीके से बिजली की कीमतों में एनुअल बेस टैरिफ के इंक्रीज के बाद से माही बुनियादों पर और माहाना बुनियादों पर अब मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। टैक्सेस के अंदर अगर आप सैलरी क्लास का देख लें, 2018 से लेके अब तक हर साल जो सैलरी क्लास है उसके टैक्सेस के बोझ में इजाफा किया जा रहा है। तो ये उसी की कंटिन्यूएशन होने जा रही है। एक और IMF के प्रोग्राम की बात हो रही है। ये जो IMF का प्रोग्राम है ये इसमें तो आपको ऐसी कोई खास शर्त बाकी नहीं रहेगी जो कि मुकम्मल करने वाली हो। ये तो स्मूथली आपका रिव्यू मुकम्मल हो जाएगा मंडे को, और आपको 12 अप्रैल से पहले $1.1 बिलियन की कर्जे की किस्त भी मिल जाएगी। जो मुश्किलात की बात हो रही है वो अगले प्रोग्राम की बात हो रही है। अब उसमें जो इब्तदाई कुछ चीजें सामने आ रही हैं उसमें तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्सेस में इजाफा, उसकी बात फिर हो रही है। जो बाकी कुछ सब्सिडीज रह गई हैं उसको ठीक करने की बात हो रही है। निजकारी की बात हो रही है, विच इज अ गुड थिंग कि निजकारी किए बगैर आप इन कंपनीज के नुकसान जिसमें PIA भी है पर आपका पावर सेक्टर भी है उससे आप छुटकारा हासिल नहीं पा सकते, और अखराजात में कटौती की बात हो रही है। तो उसी साइड पे ये सारी चीजें अब जा रही हैं। अच्छा, एक चीज़ क्लियर करें, जिस वक्त IMF की बात करते हैं हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि ये मुझ समेत बहुत सारे लोग जो मईशत के उतने एक्सपर्ट नहीं हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि IMF जो है ना वो आगे कहता है हुकूमत को कि बिजली की कीमत बढ़ा दो, टैक्स बढ़ा दो, गरीब तबके को कुचल दो, पीस दो, मार दो। क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि IMF आपको बिजली की कीमत बढ़ाने का नहीं कहता, आपको ये बताता है कि अगर आप 1 अरब यूनिट बना रहे हैं और 1 अरब यूनिट की कॉस्ट ये बनती है तो ये कॉस्ट पूरी करें। लाइन लॉसेज और थेफ्ट ख़त्म ना करने में कामयाब ना होने के सबब हुकूमत आपसे और मेरे से वो बिल भी लेती है
जो लाइन लॉसेस की मद में या चोरी की मद में चला जाता है। इज़ दैट करेक्ट कि ये हुकूमती नालायकी है, ना कि IMF की शर्त के गरीब से ज़्यादा बिल लो? नहीं, ऐसा नहीं है जिस तरह आप बता रहे हैं। देखिए, हुकूमत की तो नालायकी हमेशा होती है जब वो नुकसानात पे काबू नहीं पा सकती और चोरी पे काबू नहीं पा सकती। आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले लीजिए कि पिछला जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे रिव्यू के लिए, तो IMF ने कहा कि आप जो कर्जा लिया हुआ है पावर सेक्टर का, जिसको सर्कुलर डेट बोलते हैं, जो बिजली की अदम अदायगी है बिलों की और नुकसानात की मद में कुछ 27 अरब रुपए आज भी खड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा ये जो 27 अरब है, इसमें से कुछ आपने 800-900 अरब रुपए का जो कर्ज लेके, इसके अलावा भी है कोई 800-900 अरब रुपए का कर्जा इन्होंने लिया हुआ, हुकूमत ने कमर्शियल बैंकों से कर्जा लेके बिजली बनाने वाले जो कारखाने हैं उनको अदायगियां की गई हैं। वो पैसा कहीं पार्क किया हुआ है किसी कंपनी में, सही। उसके ऊपर सूद जा रहा है। IMF के कहने के ऊपर वो हुकूमत को पिछली दफा उसका जो उसके ऊपर एक आपकी बिजली के बिलों में आपको आता है वो डेट सर्विसिंग सरचार्ज आता है, वो 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट IMF के कहने के ऊपर लगाया गया। और ये किसके ऊपर लग रहा है? उन लोगों के ऊपर जो पहले ही आपका जो बिजली का बिल ईमानदारी से अदा कर रहे हैं। तो आप IMF बिल्कुल भी इसमें इसको एग्जोनरेट नहीं कर सकते, IMF को ब्लेम लेना पड़ता है। अब IMF जो उसकी IMF की जो डेफिनेशन है गुर्बत की या गरीब की पाकिस्तान में, वो वही है कि जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज हैं उनकी आप जो मंथली स्टाइपेंड है उसको बढ़ाते जाएं, और उसके बाद जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप है या मिडिल इनकम ग्रुप है उसके ऊपर जितना भी बोझ डालते जाए तो IMF को उसमें कोई सही। नहीं है। अच्छा शहबाज रान साहब, ये बताएं बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त परेशान हैं, उनको ये लग रहा है, क्योंकि ऐसी से कुछ खबरें भी चली हैं कि पेंशन गालिबन जो है वो शायद ख़त्म होने जा रही है। इज़ दैट करेक्ट कि पेंशन का जो निज़ाम है पाकिस्तान में वो कोई तब्दील होने जा रहा है, या मुकम्मल तौर पे सरकारी मुलाजमीन के लिए पेंशन ख़त्म होने जा रही? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पेंशन खत्म होने जा रही है। इस वक्त जो पेंशन का निज़ाम है ऐसा है कि जो सरकारी मुलाजिम को पेंशन मिलती है वो पैसा बजट से जाता है, और उसमें अब प्रपोजल ये है कि आप पेंशन जो होगी वो डायरेक्टरी और कॉन्ट्रीब्यूटरी होगी, कि अगर आप 5 रुपए देंगे अपनी तनख्वाह में से तो हुकूमत 5 रुपए देगी। इस किस्म की चीजें होने जा रही है। कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन होगी और एक पेंशन फंड होगा, उसका जो पैसा जो इकट्ठा होगा एक फंड में जाएगा और वहां से पेंशन की अदायगियां होंगी। इसका जो बोझ है बजट के ऊपर पेंशन का वो खत्म करने का प्लान है, अभी अप्रूव नहीं हुआ, अभी इन हाउस भी इसके ऊपर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन IMF का बिल्कुल इसके ऊपर एक फोकस अब आ गया है। अब इसके ऊपर कोई ना कोई डेवलपमेंट होने जा रही है। इसमें जो चीज एक इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है, मेरा ख्याल उनको कोई ऐसा परेशान होने की इसलिए जरूरत नहीं है कि उनके जो एग्रीमेंट्स है, कॉन्ट्रैक्ट है, जो उनके अपॉइंटमेंट लेटर है, उसकी टर्म्स है, तो अगर वो टर्म्स जो है वो यूनिलैटरली चेंज करने की हुकूमत कोशिश करती है तो डेफिनेटली कोर्ट्स का जो रास्ता है वो तो खुला होता है। हाँ, जो नई रिक्रूटमेंट्स होंगी, नई हायरिंग होगी, उसके ऊपर जो कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन है वो लागू होगी, वो भी अगर वो स्कीम अप्रूव हो जाती है। अभी ऐसा कोई अप्रूव नहीं है। सही है। चरान साहब, ये बताएं कि इस पे तो आपने क्लैरिटी दे दी कि SBA की आखिरी केस $1.1 बिलियन तकरीबन तमाम शराइत पूरी हो गई हैं, नई चीज़ कोई नहीं आ रही, पैसे अगले चंद रोज़ में पाकिस्तान को मिल जाएंगे। लेकिन जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, एक लॉन्ग टर्म तवील मुद्दती प्रोग्राम, क्या उसमें को रखना आने का चांस है? इन केस इफ़ दैट गोज़ थ्रू 6 अरब 7 अरब या 8 अरब वट एवर अमाउंट इज़ एग्रीड या पाकिस्तान मांगता है वो मिल जाती है, उस सूरत में महंगाई और इस तमाम टैक्सेस के मामले पर, बिजली गैस पेट्रोल की कीमतों के मामले पर व्हाट शुड बी एक्सपेक्टेड? देखिए, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का जो मतलब है वो यही है कि इस्लाहात, और जब IMF की लैंग्वेज में आप इस्लाहात की बात करते हैं और उसके ऑन टॉप ऑफ दैट आप जब एक प्रोग्राम का साइज अभी तो कोई पता नहीं 6 अरब का होता है या 10 का होता है, इट इज प्रीमेच्योर टू से, लेकिन जो भी साइज होता है वो जितना उसका साइज बढ़ता जाएगा उतनी शराइत सख्त होती जाएंगी। तो डेफिनेटली अगर नया प्रोग्राम आएगा तो उसके साथ जो शराइत जुड़ी होंगी, जिसमें आपकी सब्सिडीज अगर कोई बाकी कुछ रह गई है उसका वापस लेना, वो टैक्सेस में इजाफा, खासतौर पर सैलरी क्लास के ऊपर, बिजनेस इंडिविजुअल्स के ऊपर टैक्सेस का बोझ, रिटेल सेक्टर के ऊपर बोझ आ सकता है, या वो सेक्टर जिनके ऊपर भी टैक्सेस का बोझ पूरा नहीं है वो आ सकता है। बिजली की कीमतों में जो बड़ा इजाफा हो मैं जुलाई से पहले नहीं देख रहा, उससे पहले कोई मंथली फ्यूल एडजस्टमेंट होगी। बजट इस दफा काफी टफ हो सकता है क्योंकि बहुत सारी जो टैक्सों की छूट दी हुई है वो हुकूमत वापस लेने जा रही है, उसको लेना पड़ सकता है। क्या प्रोग्राम स्मूथली नेगोशिएट हो जाएगा, क्या इसमें हिकअप्स आएंगे, ये डिपेंड करता है टॉक्स के ऊपर कि कौन सी शराइत IMF बजट अप्रूव करवाना पड़ेगा IMF से। बजट डेफिनेटली IMF की मर्जी का होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और बजट का जो अप्रूवल है उसके साथ ही मुझे लग रहा है, मैं कुछ कह नहीं सकता, प्रीमेच्योर है कहना, लेकिन जो बजट है उसके फ्रेमवर्क के साथ अगला प्रोग्राम वो मुंसलिक होगा। बजट का फ्रेमवर्क अप्रूव होगा तो IMF का जो बोर्ड है
वो उस कर्जे की मंजूरी देगा, ये मेरी असेसमेंट है। सही। अच्छा, वक्त कम है, मैं चाहता हूं कि आप क्विकली, क्योंकि अभी आपने यूरोपीय यूनियन ब्रसल्स का भी गालिबन विजिट किया था। हुकूमत कह रही है कि पीटीआई जो है वो पीछे पड़ गई है, जीएसपी प्लस स्टेटस ख़त्म करवाना चाहती है, और जो तहरीक इंसाफ है वो कह रही है कि हम इनको सू करेंगे, हर्जाने का नोटिस भेज रहे हैं वज़ीर इत्तलात को, क्योंकि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। लोग अगर अपने तौर पे पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए कुछ कर रहे हैं, दैट कुड नॉट बी कंसिडर्ड पीटीआईज, बट वट एवर द केस इज़, क्या ये पॉसिबल है जो तारड़ साहब कह रहे हैं कि लोगों के कहने के ऊपर यूरोपीय यूनियन ने जीएसपी प्लस स्टेटस का फैसला करना है, या फिर उनकी अपने जो कन्वीनियंस एंड कन्वेंशंस हैं और उसके ऊपर अमल दरामद का उनका अपना निज़ाम मौजूद है? देखिए, जो पीटीआई का वोटर सपोर्टर और जो पीटीआई की लीडरशिप है, वो ये बात समझते हैं कि वो जितने भी डेस्परेट मेजर्स ले लें, इस किस्म के एक्सटर्नल फ्रंट की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो आईएमएफ के को खत लिखना हो, या यूरोपीय यूनियन का सपोर्टर्स की तरफ से, या डायरेक्टली लीडरशिप की तरफ से, किसी की तरफ से भी अप्रोच करना हो, इसका जो नुकसान है सिर्फ पीटीआई को होगा, पाकिस्तान को नहीं होगा। आईएमएफ का एक अपना तरीकेकार, आईएमएफ ने उसका जवाब दे दिया। हम पहले दिन से कह रहे थे, अब यूरोपीय यूनियन के भी उनके रिव्यू मिशन पाकिस्तान आते हैं, और जो यूरोपीय यूनियन है, जो जीएसपी प्लस का स्टेटस है, वो 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, उसकी रोशनी में वो फैसले करते हैं। अब उसमें अगर ह्यूमन राइट्स भी है, उसमें बहुत अहम चीज है। तो अगर ये जो किस किस्म का कोई भी मूव करते हैं, अगर तो उनके जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस की वायलेशन में आता है, स्टैब्लिश करके उसका इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन इस तरीके से खत लिखने से, कोई कैंपेन चलाने से सही। अब वक्त बहुत कम है, फाइनल कमेंट मुझे दे दें शहबाज राना के। एक तो वो है कि तहरीक इंसाफ का ख़त लिखना, लेकिन अब जो एक रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान को जमहूरियत या हाइब्रिड निज़ाम से निकाल कर एक आमराना रियासतों की सफ़ में डाल दिया गया है। 11 पॉइंट्स पाकिस्तान जो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक तनज़्ज़ुली करने के बाद अथॉरिटेरियन स्टेट में उन्होंने डाला है। तो ये जो जीएसपी प्लस स्टेटस है, ये तो जमहूरी ममालिक के लिए है। विल दैट अफेक्ट मोर, या ये तहरीक इंसाफ वाला मामला? देखिए, जो किसी भी पार्टी की लीडरशिप होती है ना, उसका जो रोल होता है, जिस किस्म की गाइडेंस अपने सपोर्टर्स को देती है, वो बहुत मैटर करती है। सही। पाकिस्तान में क्या ह्यूमन राइट्स मुतासर नहीं हुए? बिल्कुल हो रहे हैं। जिस तरीके से जो एक्शन हुए हैं पिछले कुछ चंद माह में, उसमें उसको कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता। लेकिन एक बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज नहीं हो जिसपे आपको स्टेट ऑफ पाकिस्तान को आप इंटरनेशनली मलाइन कर रहे हो। आपके जो भी इश्यूज हैं, जिसके जो भी इश्यूज हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिकल इश्यूज हैं, एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू। वक्त जो है वो शहबाज राना खत्म हो। पाकिस्तान में तमाम मुतहारिब सियासी जमातों को एक बात बहरहाल समझने की ज़रूरत है कि अगर आपके किसी भी एक्शन के नतीजे में पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी मुआशी मुश्किलात ख़त्म हो जाएं कि वो हुकूमत सस्टेन ना कर सके, तो उस हुकूमत के जाने के बाद अगर आपने आना है तो उन मईशत मुआशी मसाइल को संभालना आपने ही है। ना आप नहीं संभाल पाएंगे तो 4-6 महीने में आवाम की नज़रों में आप बेफारिग हो जाएंगे। तो इस लड़ाई को सियासत तक महदूद रखें, मईशत तक ना बढ़ाएं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।